नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जो पूरे प्रदेश में घमासान मच गया। संभल आप सब जानते हैं, संभल के जिलाधिकारी, संभल के पुलिस अधीक्षक, संभल के वो सीओ जो इस समय अपर पुलिस अधीक्षक हैं, और फिर एक और नए संभल में सीओ उत्पन्न हुए। सबने मर्यादा तार तार कर दी है, मर्यादा का और धार्मिक भावनाओं का विकृत रूप बना दिया। और इसी के चलते अभी मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर एक बात सामने आई जिस पर डीएम एसएसपी ने कुछ टिप्पणी कर दी, और इस टिप्पणी पर हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बड़ी हैरत कर देने वाली है। उन्होंने कहा कि अगर जिलाधिकारी और एसएसपी पर कानून व्यवस्था कायम नहीं हो पा रही है तो वो इस्तीफा दे दें या मुख्यमंत्री को लिख कर दे दें और अन्यत्र ट्रांसफर करा लें। बड़ी गंभीर टिप्पणी है उस दौर में जब अधिकारी इस समय धार्मिक रंगों में रंगे हुए हैं। कोई पूजा कर रहा है, कोई अर्चना कर रहा है, कोई हनुमान मंदिर जा रहा है, कोई राम जी के मंदिर जा रहा है। जबकि आप संविधान की शपथ लेते हैं तो आप पद पर रहकर ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। बाकी हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था में, अपनी धार्मिक पूजा में कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जिस तरीके से वर्दी पहन पहन कर लोग दायरा बिगाड़ रहे हैं, बना रहे हैं, ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं। और इसको लेकर हाई कोर्ट ने कहा हर राज्य का कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि हर समुदाय निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक पूजा कर सके। यदि वह निजी संपत्ति है तो राज्य से किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि राज्य का दखल सिर्फ वहीं जरूरी है जहां प्रार्थना या धार्मिक काम सार्वजनिक भूमि पर आयोजित की जा रहे हैं। बड़ी गंभीर टिप्पणी है। और इसी टिप्पणी को लेकर अभी 2 दिन पहले जो बरेली में घर में नमाज पढ़ने पर 12 लोग जेल भेजे गए, वो बरेली के जिलाधिकारी और डीएम भी हाई कोर्ट ने तलब कर लिए। और ये तलब करने वाले एक ईमानदार जज हैं, जस्टिस अतुल श्रीधरन, जिन्होंने मध्य प्रदेश के एक मंत्री के द्वारा सोफिया कुरैशी जो प्रवक्ता थी सेना की, उन पर कोई टिप्पणी की थी, तब उनका तबादला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। आज की फिर टिप्पणी उनकी पूरे प्रदेश के अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि भैया दायरे में रह के काम करिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन अगर कोई जांच शुरू हुई तो इतना मत करिए। ये टिप्पणी आज सोचने पर मजबूर कर देगी डीएम पेशिया जी को और एसपी युवा जो अभी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं उन्हें भी। पांडे जी, इस आर्डर को आप कैसे देख रहे हैं? आप पेशे से अधिवक्ता भी हैं। देखिए, बहुत ही ज्वलंत विषय को आपने उठाने का कार्य किया है, क्योंकि ये जो विषय है ये अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रारूप का रंग प्रशासनिक प्रारूप में जो उतरता जा रहा है उसका ज्वलंत उदाहरण है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात कि कुलदीप कुमार सीओ संभल का भी जो बयान, जिसकी भी चर्चा आ चुकी, व्याख्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस पूरी कार्यप्रणाली के पीछे जो मंशा है, जो अनुशासनात्मक गैर जिम्मेदाराना रवैया है, उसका मात्र एक मुझे जो समझ में आता है कारण है, वो ये है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति या किसी भी तरह की पदच्युत करने की जो बात आती है, उसमें आईपीएस को चूंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 शक्ति प्रदान करता है कि उन्हें उनको नियुक्त करने वाले प्राधिकारी राष्ट्रपति से निचले पद के किसी अधिकारी द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता। और जिस देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके कैडर द्वारा संचालित किया जा रहा हो, एक राजनीतिक दल द्वारा संचालित किया जाता है, वहां पे स्थिति हास्यप्रद नहीं और दुर्भाग्यपूर्ण ही है। आज जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, वास्तव में वो टिप्पणी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अब आप निजी संपत्ति पे कोई गैर सामाजिक गतिविधि नहीं संचालित हो रही थी। वहां पे अगर मस्जिद है या वहां पे नमाज अदा कर रहे थे लोग शांतिपूर्ण ढंग से, तो मनमाने तरीके से। अच्छा, आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि संभल ही कुछ ज्यादा उठ करके उभर कर सामने आ रहा है। संभल में
जिस प्रकार के मापदंड पिछले कुछ दिनों में जो मापदंड दिखाए गए हैं या जो मापदंड संबल में मानक तय कर दिए गए हैं, उनको मुझे लगता है परंपरागत तरीके से अब ये नए अधिकारी जो आ रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक मैसेज दिया जा रहा है सरकार का कृपा पात्र या सरकार का प्रिय होने के लिए, चूंकि पूर्व में जब संबल के एक अधिकारी ने जब कार्रवाई की थी, जो आपने देखा ही था कि किस तरह से उसमें उन्माद हुआ, किस प्रकार से फिर वहां पे बयानबाजी हुई, उस अधिकारी को लेकर के योगी जी ने टिप्पणी कर दी, हमारा एक पहलवान है, थोड़ा सा पहलवान वाले दिमाग का है। अब मुझे लगता है ये मैसेज चला गया लोगों में, मैसेज डिलीवर हो गया अधिकारियों में कि योगी जी की नजर में आना है, योगी जी का कृपा पात्र बनना है, सीधे सीएम ऑफिस में पहुंच बनानी है, तो भाई इसी कार्यप्रणाली को, इसी लकीर को आगे खींच दो। ये लकीर खींचने के चक्कर में आज फजीहत करा बैठे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। वास्तविकता ये है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी एक राजनीतिक दल के मंतव्य पे काम करने लगे, ऐसा प्रतीत होने लगा है। कुछ ईमानदार अधिकारी हैं तो उनको चार्ज से हटा दिया जा रहा है, उनको ऐसी चार्ज पे बिठा दिया जा रहा है जहां वो केवल और केवल या तो माल गोदाम देखेंगे बैठ करके, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखेंगे, कागजों के रजिस्टर ठीक करेंगे, लेकिन वो फील्ड ड्यूटी में नहीं रहेंगे, क्योंकि फील्ड ड्यूटी में सरकार को अपने मंतव्यों के अनुकूल लोग चाहिए जो उनके रिमोट से संचालित हो। और उसी का उदाहरण आज ये है कि ये फजीहत हुई है प्रदेश सरकार की। इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने के प्रशासन के फैसले को खारिज किया जाता है। भाई कौन डीएम और एसपी को लगता है कि वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें या तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या संबल के बाहर अन्यत्र ट्रांसफर करा लेना चाहिए। मुद्दा ये है कि जिस जगह की, जिस स्थान की ये बात हो रही है, उसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की कि ये राज्य का कर्तव्य है वो सुनिश्चित करे हर समुदाय निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक पूजा करे। यदि वह निजी संपत्ति है तो राज्य से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि राज्य का दखल सिर्फ वहीं जरूरी है जहां प्रार्थना या धार्मिक काम सार्वजनिक भूमि पर आयोजित किए जाने की हो, जहां पे शांति व्यवस्था बिगड़ने की बात हो, जहां अनुमति लेने की बात हो, जहां लाउड स्पीकर बजने की बात हो, जहां पर कि मंच, होर्डिंग और टेंट लगने की बात हो और वो भूमि सार्वजनिक हो। लेकिन निजी संपत्ति पे आप मुझे एक बात बताइए, चलिए ठीक है मान लेते हैं, क्या किसी मस्जिद या गुरुद्वारे पे भी कल को ये कार्रवाई करेंगे इसी आधार पे? गिरजाघर, ईसाई घर में भी कार्रवाई करेंगे? फिर ये किस लकीर को खींच रहे हैं आप? किसी और जाति धर्म पे तो प्रहार किया नहीं जा रहा। अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या ईसाई नहीं होता अल्पसंख्यक? लेकिन ये सरकार लगातार चुन चुन कर, अभी तो इनके अधिकारी भी चुन चुन कर मुस्लिम समुदाय को जिस तरह से टारगेट करके उनको ये एहसास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप मुसलमान हो, इस्लामिक गतिविधि संचालित नहीं होने दी जाएगी। संदेश साफ है। अब इस संदेश को लोग समझें चाहे न समझें या समझकर आंखें मूंद लें, ये उनकी परिपक्वता पर निर्भर करता है। लेकिन इस तरह की कार्यप्रणाली, इस तरह के अवैध आदेश, इस तरह की मनोवृत्ति, ये कहीं भी एक सामाजिक राज्य के लिए, एक संवैधानिक राज्य के लिए जहां संविधान की मान्यताएं जीवित हों, अगर जीवित हैं तो बिल्कुल उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि इसको सुप्रीम कोर्ट को, बल्कि हाई कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। इसमें तो याचिका डालने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, इसमें तो स्वतः संज्ञान लेने की आवश्यकता थी। अब क्या लगता है आपको कि क्या आपको लगता है कि इससे कुछ बदलाव होगा? क्या इससे नहीं, मुझे बदलाव, जी आप बात पूरी करें। क्या इससे कोई बदलाव आएगा? क्या संभल के डीएम एसपी के साथ साथ पूरे प्रदेश के अधिकारी ये सोचेंगे? आपने देखा कि अयोध्या में मुईद खान के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, मुईद खान बाइज्जत बरी हो गए, उनके मकान को कौन लौटाएगा? ऐसे एक नहीं दर्जनों बाकी है। तो ये हो क्या रहा है प्रदेश? मुईद खान जी के, जी आप बात पूरी करें। क्या मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं बचा है? नहीं, बात रहनुमा की नहीं है सर, यहाँ पे बात समझिए। यहाँ पे हिंदुओं के भी ध्वस्त किए जा रहे हैं मकान। अब जिन भाजपा के समर्थकों ने कभी आरएसएस के लिए काम किया, कभी कार सेवा की, बनारस में देखिए, मेरठ में देखिए, अलग अलग दृश्य आ रहे हैं, गाजियाबाद में देखिए। लेकिन जिस तरह से अतिक्रमण की बात करिए, अतिक्रमण के नाम पे, चाहे चौड़ीकरण के नाम पे, सड़क चौड़ीकरण के नाम पे, चाहे कायाकल्प के नाम पे, जिस प्रकार से राज्य सरकार टाउन प्लानिंग को संचालित करके लोगों को उजाड़ने का प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है, उजाड़ने का प्रयास भी नहीं, उजाड़ने का काम कर रही है।
ये बहुत ही दुखद और अस्पष्ट लगता है कि जिन लोगों से आप सालों साल टैक्स वसूलते रहे, उनको बिजली का कनेक्शन दिया गया, पानी का कनेक्शन दिया गया, वो वहां से अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते रहे, आप खुद जाकर के आपके पार्टी के लोग वहां वोट मांगते रहे, उन लोगों ने बाकायदा मतदान किया, ऐसे लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, ऐसे लोगों को उजाड़ा जा रहा है, आज ये बता करके कि अतिक्रमण था। तो अगर ये अतिक्रमण थे, ये लोग अतिक्रमणकारी थे, जैसे कि आपने देखा होगा बनारस के कई दृश्य आए, मेरठ के दृश्य आए, गाजियाबाद के आए, गोरखपुर के आए, कई लोगों को कई स्थानों पे ऐसा भी प्रतीत हुआ कि चिन्हित करके द्वेषपूर्ण भाव से करवाया जा रहा है। तो लोगों का घर उजाड़ना, व्यापार स्थल उजाड़ना, मुझे लगता है कि इसको भी तय करना चाहिए कि फिर उस जिले के, उस मोहल्ले के जितने वोट थे, उनको भी माइनस कर देना चाहिए। फिर उस आधार पे अगर आप देखेंगे तो मौजूदा सरकार ही गिर जाएगी। भाई वोट लेते समय तो आपको कोई भी असंवैधानिक और कोई भी अतिक्रमण नहीं दिखाई देता, लेकिन वोट लेने के बाद आप बताते हैं ये अवैध है। अगर वो अवैध था, अगर वो अवैध था तो उसका मतदान पत्र कैसे वैध माना जाएगा उस एड्रेस पे? तो कानून की लचरता, कानून की शिथिलता, सरकार की मनमानी, सरकार का मनमानी रवैया और कुछ हमारे नागरिकों की अंधभक्ति, जो आंखें मूंद करके वो धर्म बचाने, अरे धर्म बचाना है तो आप अपने घर में बचाइए, पहले बच्चों को संस्कार दीजिए, स्वयं में संस्कार लाइए। आप देखिए आए दिन जिस प्रकार से एक तरफ तो सरकार बोलती है लॉ जिहाद, दूसरी तरफ आपको पता है इंटरकास्ट मैरिज के लिए योजनाएं चलती हैं, उनको सुरक्षा दिया जाता है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो सरकार पहले तय कर ले कि भाई ये जिस तरीके की परिपाटी, हमारे कानून की शिथिलता, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, और प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर एक कहीं ना कहीं एक संदेश जा चुका है कि सिंडिकेट को अगर पोषित करना है, सिंडिकेट को पोषित करना है तो कृपा पात्र बने रहो। तो ऐसे बैसाखी के विकलांग अधिकारियों के माध्यम से अगर उत्तर प्रदेश संचालित हो रहा है तो आप सोच लीजिए वास्तव में ये राम भरोसे है। यहाँ पे पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता और मुझे लगता है सामाजिक न्याय की बात करना इस सरकार में। अब आप देखिए एक प्रकरण सामने आया जिसमें कि एक ठाकुर अपराधी था, उसने जाकर के एफआईआर दी, वो एचपीसीएल का शायद दो अधिकारियों को उसने गोली मार दी प्लांट के अंदर घुस के। और योगी जी तो दावे कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत उत्तम है, जब प्लांट के अंदर लोग सुरक्षित नहीं, जहां पे कि सीआईएसएफ की सिक्योरिटी होती है, जहां तक मेरी जानकारी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कोई भी प्लांट होता है वहां सीआईएसएफ की सिक्योरिटी होती है, और उसके अंदर बताइए उसके प्लांट में अगर हत्या हो जा रही है, इस तरीके से गोली मार दे रहे हैं, और योगी जी बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बड़ी नहीं यहाँ दो चीजें विवेक जी, दो चीजें हैं। डीएम और कप्तान को हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है, और वहीं के सीओ साहब कह रहे हैं कि जहाज में बैठकर ईरान चले जाओ। नहीं, सीओ साहब ईरान, चूंकि ईरान भेजने में लोगों को ज्यादा हुआ तो सीओ साहब सबकी टिकट करा दे। मैं तो कह रहा हूँ ईरान केवल मुस्लिम क्यों जाए, ब्राह्मणों को भी यूरेशिया भिजवा दो ना, हम लोग ब्राह्मण है, यूरेशिया भेज दो हमको। आवश्यकता क्या है? ठाकुरवाद तो चरम पे चल ही रहा है, ठाकुरवाद को पोषित करिए बैठ करके, हम लोग को भी भेज दीजिए यूरेशिया, हमारी भी क्या आवश्यकता है भाई? हम भी आज ही जा चुके हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि ऐसे सरकार को आए दिन हम कोसे फटकारें। क्योंकि जब देखे किसी को आप जब कहेंगे, किसी से आप निवेदन करेंगे, बार बार निवेदन करेंगे, लेकिन उसका मंतव्य एक जाति तक सीमित हो जाता है। जब मुख्यमंत्री ने स्वयं एक कार्यक्रम में बैठ करके अपनी जाति पे गौरव प्रदर्शित कर दिया एक संत होने के बाद, तो मुझे लगता है जब जाति की भावना आपके अंदर से गई नहीं, तो वो धार्मिक जो क्रियाकलाप है, वो धार्मिक जो कार्यवृत्ति आपकी है, जो अनुपालन आप धार्मिक प्रारूप में करते हैं, मुझे लगता है वो तो केवल एक टीआरपी एकत्र करने का माध्यम मात्र बन के रह गया। क्योंकि भाई नियोग, वियोग, प्रयोग, ये तीन ही तो इकाइयां हैं सनातन की, जो किसी को संत बनने के मार्ग पे सबसे पहले उसको प्रशस्त करती हैं। और जिस संप्रदाय से चूंकि आदरणीय योगी जी आते हैं, वो नाथ संप्रदाय, उसका बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। गुरु गोरखनाथ के पहले 9 नाथ, मच्छेंद्रनाथ, चरपटीनाथ, अड़भंगीनाथ, इस तरह से 9 नाथ हुए। मच्छेंद्रनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से बांध करके भगवान शिव को बांध दिया था। उस पंथ से आते हैं, उस पंथ को योगी जी अगर उस पंथ से जुड़े हैं, किसी भी माध्यम से जुड़े हो, वो माध्यम कुछ भी हो, लेकिन अगर उस पंथ का निर्वहन वो कर रहे हैं तो मुझे लगता है उसके बड़े कठोर नियम है। प्रतिदिन आपको भभूत का पूरा शरीर पे अपने वो करना, अंगीकरण करना पड़ता है, आपको अपना पिंडदान तर्पण स्वयं करना पड़ता है पंथ में आने के पहले। ऐसे बहुत सारे नियम उपनियम है, लेकिन चूंकि आप जिस मंतव्य से केवल और केवल एक जाति के आधार पर, और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, क्षत्रिय समाज भी इस इनकी प्रवृत्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं है। जो अलग राज्य, जैसे समाजवादी पार्टी की बात करिए, कांग्रेस की बात करिए, बुद्धिजीवी क्षत्रिय जो इंटेलेक्चुअल टाइप के बाहर जो विदेशों में बैठे हैं, जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वो भी आलोचना झेल रहे हैं इस बात को लेकर के, ठाकुरवाद को, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर ठाकुरवाद कुटुंब में होता तो अन्य राजनीतिक दलों में या
आलोचना करने वाले जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जो ब्राह्मणों का महत्व जानते हैं, या इस समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था की जो इकाई को समाप्त करने की दिशा में काम करके पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो उद्देश्यहीन हो जाते हैं ऐसे लोगों के मनोवृत्ति के कारण। अब देखिए जो अधिकारी मरे हैं, उनके माताजी का आपने देखा, वीडियो देखा है आपने? किस तरह से वो छाती पीट-पीट करके कानून व्यवस्था, वो बाकायदा कह रही है कि सबके सब ठाकुर है। अब बताइए, सबके सब ठाकुर है। अब इसमें जो निष्पक्ष है, उसको भी आलोचना झेलनी पड़ती है, उसको भी ग्लानि का भाव पैदा होता है उसके अंदर भी। लेकिन इनको इससे कोई मतलब नहीं। इन लोगों का मंतव्य केवल और केवल सत्ता हासिल करने में, सत्ता में बने रहने और दमन करने तक सीमित हो चुका है। तो करिए दमन, जहां तक आप दमन कर सकते हैं भाई। दमन तो देखिए इतिहास बताता है। क्या आपको लगता है कि हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मैं बड़े स्पष्ट, नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मैं खारिज करता हूं इस बात को। बधाई को एसपी तो रात हटा दिए। नहीं, मैं खारिज करता हूं सर। ये हटाना खाना पूर्ति होती है। आपने देखा होगा सेंगर के प्रकरण में भी, जब सीबीआई इन्वॉल्व हुई, उसने 3 आईएएस और 2 आईपीएस के खिलाफ संस्तुति की थी, कार्रवाई की। आपने देखा नोएडा में एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ था। एक महिला अधिकारी ने एक आरोप लगाए थे किसी वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर, अथॉरिटी में, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रकरण था वो। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई नहीं होती सरकार में। इस सरकार में कार्रवाई नहीं होती, जिम्मेदारी तय नहीं होती। इस सरकार में केवल और केवल खाना पूर्ति होती है। सिंडिकेट है बाकायदा बना हुआ इन लोगों का, अधिकारियों का। कोई किसी का मंत्री है, कोई किसी का भतीजा है, कोई मंत्री का भतीजा है, कोई सांसद का दामाद है, कोई विधायक का दामाद। तो ये सिंडिकेट पोषित हो रहा है। अभी देखिए बीएसपी के जब एक विधायक के ऊपर छापा पड़ा, आपको याद होगा वो प्रकरण बलिया के, तो देखिए उनके भाजपा के ही उनके जो रिश्तेदार थे, वो किस तरह प्रखर मुखर होकर के विधायक जी उनके अपनी सरकार की आलोचना कर रहे थे। तो ये सिंडिकेट है पूरा। अधिकारियों का भी सिंडिकेट होता है। तो अधिकारियों का सिंडिकेट है, इतिहास है। अधिकारी कभी किसी पे कार्रवाई नहीं करते। अगर अधिकारियों पे बाकायदा आईपीएस रूल बना हुआ है, इसमें आपको मैं बता दूं, अधिकारियों के कदाचार मिसकंडक्ट के लिए अखिल भारतीय सेवा अनुशासन अपील नियम 1969 बना हुआ है। ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। कभी आपने सुना है किसी अधिकारी पे इन नियमों के तहत कार्रवाई होती है? अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है एक आईपीएस को कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसमें भ्रष्टाचार, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना, अनुचित कार्यों को कदाचार माना गया है। खुल के लोग राजनीतिक मंतव्य प्रस्तुत कर रहे हैं, खुल के लोग धार्मिक मंतव्य प्रस्तुत कर रहे हैं, यूनिफॉर्म के अंदर प्रस्तुत कर रहे हैं। एक सिपाही अगर रील बनाए, एक आम सिपाही, एक अराजपत्रित कर्मचारी रील बनाए, अगर वो सोशल मीडिया पे कोई उसको गलत तरीके से वायरल कर दे, उसको तत्काल निलंबित कर दिया जाता है। उसको तत्काल 14/14 की नोटिस जारी कर दी जाती है। लेकिन वही अधिकारी जो मौखिक आदेश देकर एनकाउंटर करवा देता है, ठाएं ठाएं करने लगता है, उसकी प्रशस्ति वाहवाही भी लेता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं जब सरकार की फजीयत होती है। और ये सरकार, देखिए एक बात और समझ लीजिए, आपको मैं स्पष्टता से बता दूं, इस सरकार को हाईकोर्ट से फटकार खाने की आदत पड़ चुकी है। तो हमारे यहाँ कहावत है कि जब हाईकोर्ट ने कितनी टिप्पणियां की, जंगल राज से लेकर न जाने क्या क्या बात आ गई, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक टिप्पणी कर चुका है। लेकिन जब सरकार पूरी तरीके से, वो हमारे यहाँ गांव में कहावत है ना कि इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया जाता है, असर ही नहीं है। क्योंकि असर तब होगा जब कोई संवैधिक ज्ञान होगा, संवैधिक प्रारूपों को के माध्यम से संचालन होगा। तो यहां पे जब अपराध को, जिनके ऊपर 32, 40 मुकदमे हैं, वो तो सरकार का हिस्सा बन करके बैठे हुए हैं। तो ये सरकार बस मान के चलिए कि बस ये जनता ने जो चुना है, जनता उसको भोग रही है। और जनता ने अगर धर्म को बचाने के लिए चुना था, तो माफ कीजिएगा, धर्म कभी संकट में नहीं था। जनता को भटकाया गया, बरगलाया गया। कुछ लोगों को यह भाव पैदा किया भावनात्मक शब्दों के माध्यम से कि आप संकट में आ जाएंगे, जबकि इतिहास गवाह है इस देश में न हिंदू संकट में रहा, न मुसलमान संकट में रहा, न सिख संकट में रहा, न ईसाई संकट में। देश संकट में रही केवल और केवल आरएसएस और भाजपा की राजनीति, जो कि धर्म के आधार पर आधारित थी और धर्म की आड़ में संचयन धन का करना ही इनका उद्देश्य था, जिसको वो बखूबी कर रहे हैं, कर चुके। आज भाजपा पीएम केयर के बारे में बात नहीं करती, 20,000 करोड़ अडानी के पास किसके हैं बात नहीं होती है, और लोगों को जानना भी नहीं है, क्योंकि लोगों को थाली ताली बजाने की आदत पड़ चुकी है। लोग अपनी आवश्यकताओं में, दैनिक दिनचर्या की आवश्यकताओं में इतना व्यस्त हो चुके हैं, महंगाई इतनी चरम पे कि आदमी इन सवालों को पूछने से पहले ये सोचता है कि 2 वक्त की रोटी कैसे हम ले आए। आज देखिए एलपीजी की बात किल्लत कहीं नहीं है, लेकिन जैसी घोषणा होती है कि पूरे देश में भंडार उपलब्ध है, दूसरे दिन 60 रुपए बढ़ा देते हैं। इस 60 रुपए पे कोई चर्चा नहीं हो रही है कि आपदा में अवसर आपने क्यों तलाशा, क्यों 60 रुपए बढ़ा दिया आपने, 10 दिन बाद बढ़ाते। हम मान लेते कि 10 दिन का स्टॉक था कम से कम आपके पास, लेकिन उसमें कोई चर्चा नहीं है। आदमी को भी नहीं है, सामान्य आदमी को भी नहीं पूछना है, वो भी दिए बढ़ाए तो देते रहो भाई। आपने लूटने वाली सरकार चुनी है, लूटते रहो।
अब तो व्यवस्था जब बदलेगी, जब 400 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस के 460 रुपए के आसपास मिलता था तो लोग छाती पीटते थे। आज देखिए 960 रुपए के ऊपर सिलेंडर, 1200-1100 का सिलेंडर चल रहा है। अब किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, क्योंकि वो जो 600 रुपए का डिफरेंस आया है वो कहां से देंगे, आदमी उसमें व्यस्त हो चुका है। और सरकार बड़ी स्मार्टली प्ले कर रही है, भावनात्मक शब्दों में आपको उलझा देती है और चुटकी बजाकर अपना धन कलेक्ट करके चुपचाप आपदा में अवसर लेके निकल लेती है। चलिए पांडे जी, आपने बताया है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिला अधिकारी और कप्तान को इस तरीके की भूमिका में नहीं रहना चाहिए, ना किसी सीईओ को, ना एसडीएम को, क्योंकि आप संविधान की शपथ लेकर जिले में काम करने आते हैं और उस संविधान के दायरे में रहकर काम करिए। आप कोई संविधान को मनमाने रूप से उत्तर प्रदेश में, इस देश में मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपको याद होगा जिस दिन वंदे मातरम की 6 छंदों को अनिवार्य किया गया, उसके पहले संविधान में संशोधन नहीं किया गया था अनिवार्यता को लागू करने के लिए, लेकिन सरकार ने मनमाने तरीके से एक आदेश पारित किया कि अब यह अनिवार्य है, जबकि संविधान में राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत की व्याख्या है, राष्ट्रगान की, माफ कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि इस बात को समझने में ये प्रशासनिक अधिकारी विफल हो रहे हैं कि आने वाली जनरेशन, जेनजी जनरेशन जिसको बोलते हैं, वो भी इनके वंशजों से ये बात पूछेगी, जब भारत लूट रहा था, जब भारत को लूटा जा रहा था, तो तुम्हारे जो पिता तुल्य बैठे थे, तुम्हारे जो दादा बैठे थे, चाचा बैठे थे अधिकारी बन के, इस सत्ता का हिस्सा बन करके, वो लूटने में सहयोग क्यों कर रहे थे मेरे भाई? और उसी लूट की कमाई से तुम आज यहाँ पढ़ने आए हो। इस बात को भी तो देखेगी ना जनता आने वाले समय में। चलिए, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर ये जो आपने अभी सुना, विवेक जी को भी सुना, और ये जो संभल का मामला, ये बड़ा प्रत्याशित मामला है। अगर जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को इस तरीके से कोर्ट अगर निर्देश देता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप अन्यत्र ट्रांसफर करा लीजिए, तो बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, अधिकारियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, तभी यह मामला सुलझाएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।